भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एफआईआर का कंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो में हम लोग। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहीं पर भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 173 में कुछ इंफॉर्मेशंस की बात हो रही है। ये इंफॉर्मेशन वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है यानी एफआईआर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में डिफाइंड है यानी प्रोविज़न मेंशन है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की बात की जाए तो उसमें एफआईआर का प्रोविज़न 154 में था। ठीक है, सीआरपीसी में 154 और बीएनएसएस में 173। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 173 का टाइटल है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस यानी एफआईआर की बात हो रही है। सेक्शन 173 कहता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंटेक्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन दिया जाता है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किस एरिया में कमिट हुआ है उससे मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये ओरली भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दिया जा सकता है। किसे दिया जाएगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे उनको दिया जा सकता है। ये कंसेप्ट सेक्शन 154 में भी था। डिफरेंस क्या है 154 एंड 173 में? डिफरेंस है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया द ऑफेंस कमिटेड। ये एक्सप्रेसली 154 में, सीआरपीसी 154 में मेंशन नहीं था, बट बीएनएसएस में 173 में ये न्यूली ऐड किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इसी पर हम एक केस भी देखेंगे। और प्लस ये जो था कि पहले ओरली दिया जा सकता है, रिटन में दिया जा सकता है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन न्यूली ऐड हुआ है। देखिए, ये जो न्यूली एडेड कंसेप्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस कमिटेड, किस एरिया में कमिट हुआ ऑफेंस उससे कोई मतलब नहीं है। इसका रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं 1993 के एक केस से, या हम लोग कह सकते हैं कि 1993 का जो केस है स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुनाती रामुलू, यहाँ से कंटेक्स्ट उठाया गया है, कोर्ट का ऑब्जर्वेंस उठाया गया है और यहाँ सेक्शन 173 में एम्बेड कर दिया गया है, डाल दिया गया है। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुनाती रामुलू 1993 में कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया था? कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि अगर किसी पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस स्टेशन जाकर कोई पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन देता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का और उस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसके बावजूद वो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर होंगे वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे उस पुलिस स्टेशन पर जिसका जुरिस्डिक्शन होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन हुआ है उसका इंफॉर्मेशन ओरली दिया जा सकता है, राइटिंग में दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्म में दिया जा सकता है, 3 फॉर्म में। अगर मान लेते हैं इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के द्वारा ओरली दिया गया है मौखिक रूप से, तो जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनका ये ड्यूटी होगा कि वो उसे रिटन में लिख ले और इन्फॉर्मेंट को पढ़ कर समझा दे कि ये जो चीज़ें हैं ये हम लिखे हैं, सही है, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है, इन्फॉर्मेंट है, उसे कहा जाएगा साइन करने के लिए। अगर ऑलरेडी रिटन में इन्फॉर्मेशन दिया गया है इन्फॉर्मेंट के द्वारा, तो वो उस पर्सन के द्वारा, इन्फॉर्मेंट के द्वारा उस पर साइन किया जाएगा। तीसरा केस है अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्म में दिया गया है, जैसे मान लेते हैं किसी मोबाइल से या ईमेल के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन एफआईआर किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो 3 दिन के अंदर में उस पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड किया है उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर उससे मिलना होगा और जो पर्सन यानी जो इन्फॉर्मेंट है वो जाकर वहाँ पर साइन करेगा। 3 दिन के अंदर में करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के केस में बात हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला प्रोविज़न है ना, ये न्यूली एडेड है 173 में, पहले सीआरपीसी में ये प्रोविज़न नहीं था। देखिए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हर जगह, तो पहले जब क्रिमिनल लॉ लाया गया था तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, वर्ड यूज़ किया गया था कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट वर्ड यूज़ किया गया था सीआरपीसी 1861 में, और उसके बाद सीआरपीसी 1872 आया, उसमें भी कंप्लेंट का यूज़ हुआ। उसके बाद कंप्लेंट वर्ड को हटा दिया गया और इन्फॉर्मेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन वर्ड को ला दिया गया, कंप्लेंट को डिलीट कर गया।
उसके बाद CRPC 1882 में, ठीक है। CRPC 1882 के बाद आया हम लोग का CRPC 1898, तो इसमें भी इंफॉर्मेशन यूज़ हुआ। CRPC 1973 में भी इंफॉर्मेशन यूज़ हुआ, और अब 2023 में आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी इंफॉर्मेशन का यूज़ हुआ, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी थी जो आप कंक्लूजन में एग्ज़ाम में लास्ट में जब कंक्लूजन पोर्शन लिखिएगा तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ये तो थी जनरल बात, यानी जनरल कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो उसमें क्या करना है ये था। लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा। मान लेते हैं ये जो सेक्शंस मेंशन है, इस सेक्शन के तहत में किसी वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट होता है। ये सेक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। हम रीड करके बता दे रहे हैं। सेक्शन 64 से लेकर 69, 70, 71, 74 से लेकर 79 एंड 124, ठीक है। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप, ये भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। Section 67 sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Section 68 sexual intercourse by a person in authority. Section 69 sexual intercourse by employing deceitful means, etc. Section 70 gang rape. Section 71 punishment for repeat offenders. Section 74 assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty. Section 75 sexual harassment. Section 76 assault or use of criminal force to women with intent to disrobe. Section 77 voyeurism. Section 78 stalking. Section 79 word, gesture or act intended to insult modesty of a woman. Section 124 voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc. इन सेक्शंस के तहत में सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है। 64 से लेकर 71, उसके बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79, 74 से लेकर 79 एंड सेक्शन 124। भारतीय न्याय संहिता के इन 15 सेक्शंस के तहत में किसी वोमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट होता है, ये ऑफेंस, तो क्या प्रोविज़न है वो हम समझते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर किसी वुमेन के अगेंस्ट में ये ऑफेंसेस कमिट हुआ है या अटेम्प्ट किया गया है कमिट करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा या कोई भी अदर वुमेन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं विक्टिम टेम्पोररीली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो उस विक्टिम के रेसिडेंस पर जाकर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, और या रेसिडेंस पर या कोई भी अदर प्लेस जो कन्वीनियंट होगा उस विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा वाया वीडियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो उस पर्सन का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड करेंगे अंडर सेक्शन 183 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए। डिफरेंस क्या है कि CRPC में यहाँ मजिस्ट्रेट के बदले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यूज़ हुआ था, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में केवल मजिस्ट्रेट का यूज़ हुआ है। सेक्शन 183 के तहत में रिकॉर्ड कराना होगा। सेक्शन 183 क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। FIR की जो कॉपी होगी, जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा विक्टिम को और इन्फॉर्मेंट को। CRPC में केवल प्रोविज़न था इन्फॉर्मेंट को देने के लिए, एक्सप्रेसली मेंशन था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विक्टिम ये न्यूली ऐड किया गया है। आइए फर्दर देखते हैं। पुलिस ऑफिसर के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इन्फॉर्मेशन था वो रिसीव हुआ, और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसका पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा का हो, बट 7 ईयर्स से कम का उसका पनिशमेंट हो। तो ऐसे केस में जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होंगे वो प्रायर परमिशन लेंगे। किसका? ऐसे ऑफिसर का जो डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर के रैंक के हो, इनसे परमिशन लेंगे। किस चीज़ का परमिशन लेंगे? एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए 14 डेज़ के अंदर में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा 7 साल से कम लेकिन 3 साल से ज़्यादा का है, कोई प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं। अगर बनता है तो प्रोसीड करेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर लगता है पहले ही
इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद ही लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, तो वहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट वो ऑफिसर प्रोसीड कर जाएंगे। ये जो 14 डेज़ के अंदर अंदर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, ये न्यूली एडेड प्रोविज़न है। ये सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में न्यूली ऐड किया गया और इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं इस केस से, यहाँ से उठाया गया है और मॉडिफाई करके बीएनएसएस में डाल दिया गया है 2023 में। केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच कहते हैं, ऑब्जर्व ये किए कि जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होगा, एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा, वो मैंडेटरी होगा और पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा सो दैट उनको पता चले कि जो ऑफेंस या जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ऑफेंस के रिगार्डिंग में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किन सिचुएशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जा सकता है, उसका कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए हैं, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं जजेस, जैसे मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया, कॉमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस केस के सिचुएशन में या करप्शन के सिचुएशन में। तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेगा, जो 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ मेकर्स के द्वारा इंसर्ट किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे, एफआईआर रजिस्टर करवाने जाएंगे, तो जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो रिफ्यूज़ कर देंगे, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास रेमेडी क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेंट होंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को लिख के और पोस्ट से एसपी को भेजेंगे, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजेंगे। और अगर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन इनको रिसीव हुआ है वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग में है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एसपी खुद उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी अपने सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, ये प्रोविज़न सेम है, सीआरपीसी में भी ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, बट डिफरेंस क्या है? बीएनएसएस में डिफरेंस है ये न्यू चीज़, ये न्यू एडिट किया गया है। मान लेते हैं एसपी द्वारा भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, एसपी भी कोई एक्शन नहीं लेता है, ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखेगा। आइए अब समझते हैं एफआईआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। एफआईआर का ऑब्जेक्टिव हम लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक इन्फॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फॉर्मेंट का व्यू क्या है? इन्फॉर्मेंट के व्यू से एफआईआर का ऑब्जेक्ट है टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईआर का ऑब्जेक्ट है जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो ऑफेंस को तहकीकात करे, पता लगाए, और जो गिल्टी पर्सन है, जो ऑफेंडर है, उसे बुक करे, उसे पकड़े सो दैट कोर्ट उसे सज़ा सुना सके। आइए अब समझते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। और ये जो है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्रिमिनल लॉ में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि एफआईआर का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, तो हम लोग केसेस के रेफरेंस से समझेंगे एफआईआर का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। सबसे पहला केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 1997 का केस है। इस केस में कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि एफआईआर इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एफआईआर एविडेंस है ही नहीं, एफआईआर को एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट एफआईआर यूज़ हो सकता है जो पर्सन उससे उस स्टेटमेंट को, वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर किया है या जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को कोरबोरेट करने के लिए या कंट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन अदर विटनेसेस के स्टेटमेंट को कोरबोरेट या कंट्राडिक्ट नहीं किया जाता है, केवल एंड केवल जो इन्फॉर्मेंट है या जो पर्सन एफआईआर में जो स्टेटमेंट लिखवाया है उस पर्सन के स्टेटमेंट को कोरबोरेट या कंट्राडिक्ट करने के यूज़ में एफआईआर को लाया जा सकता है, बट एफआईआर कोई भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये ऑब्जर्व किया गया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 1997 में। मान लेते हैं सिचुएशन ऐसा आता है कि एफआईआर रजिस्टर कराया है जो पर्सन, वो पर्सन खुद एक्यूज्ड है, खुद ऑफेंस कमिट किया और फिर जा रहा है एफआईआर रजिस्टर कराने। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो एक्सप्लेन करता है बिजॉय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बिजॉय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002 इस क्वेश्चन का आंसर करता है। बिजॉय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002 में कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर जो एफआईआर लिखवाने जो पर्सन गया है, इन्फॉर्मेंट आप उसको कहिए या इन्फॉर्मेंट या जो पर्सन गया है, वो खुद ही एक्यूज हो जाता है
वो खुद ही एक्यूज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में एफआईआर का यूज़ उस पर्सन के अगेंस्ट में स्टेटमेंट को कॉर्रोबोरेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कॉर्रोबोरेट या कंट्राडिक्ट है, और ना ही किसी दूसरे विटनेसेस के स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट या कॉर्रोबोरेट करने का यूज़ नहीं किया सकता है। ये ऑब्जर्व किया गया बिजॉय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। नेक्स्ट सिमिलर केस है अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966। इस केस में जो एक्यूज्ड था वो 4 मर्डर किया और एक्यूज्ड ही इन्फॉर्मेंट बन गया, यानी जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराया, ठीक है, उसके स्टेटमेंट पे एफआईआर रजिस्टर होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो एक्यूज्ड है या जो इन्फॉर्मेंट है, एक ही है दोनों आदमी, तो उसका स्टेटमेंट एविडेंस में इनएडमिसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये साफ कहता है कि एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 25 कि जो पुलिस ऑफिसर को जो कन्फेशन दिया जाएगा वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट सिमिलर केस है ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2012 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि एफआईआर को जो रिकॉर्ड किया गया है और एफआईआर में स्टेटमेंट जो दिया गया है इन्फॉर्मेंट के द्वारा, और वो इन्फॉर्मेंट खुद एक्यूज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्यूज्ड का स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा एज कन्फेशन, अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 25 के तहत में, जो कहता है कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया, कन्फेशन नहीं होगा, ठीक है, वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये था इस वीडियो में हम लोग का एफआईआर का कंसेप्ट। हम लोग देखें सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कंपेरेटिव एनालिसिस किए, क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ, ठीक है। तो आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।